जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी रहेंगे सम्मेलन में उपस्थित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया साझा। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विपक्षी दलों ने किया चुनाव का बहिष्कार। खेल की खबरों में मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला टी20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करने से पहले नड्डा जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उज्जैन के महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 218 करोड़ 76 लाख रुपए लागत की स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 साल के दौरान एमबीबीएस सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो चुकी हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर ह्यूरकुल्स विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी है और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदलते मौसम की, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का भी सहारा ले रहे हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि 8 और 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। और वहीं शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जाएं, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन भी बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का आश्रय लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी है। और शीतलहर के बाद अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। दरअसल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से चली भारी यात्रा अयोध्या पहुंच गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से उपहार भेजे गए हैं। ये यात्रा जनकपुर से निकलकर अयोध्या कार सेवकपुरम पहुंची और भारत में आते ही भारी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नेपाल के जनकपुर धाम यानी माता सीता की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली अयोध्या तक 1100 टोकरी लेकर 251 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश थीं। हम लोग सीता मैया की तरफ से भार लेके आए हैं। भार में अन्न की सारी सामग्री और गृहस्थी की सारी सामग्री, कॉस्मेटिक वगैरह सब और सोने चांदी का ज्वेलरी सब, तीर धनुष कमान राम जी के लिए और सीता मैया का जो जो पहनाया जाता है, जो जो खाया जाता है, सब कुछ लेके आए हैं। हम लोग वहाँ से सब कुछ लेकर के आए हैं जानकी मैया के लिए। चांदी का ज्वेलरी सेट, बर्तन सेट चांदी का, सोने का ज्वेलरी, नथिया टीका, यहाँ तक कि चरण पादुका है चांदी का और वगैरह वगैरह बहुत सारा जो बेटी के लिए घर में जितना सामग्री आवश्यकता होता है ना, वह सारा सामान लेकर के आए हम लोग जनकपुर से। और मेरे हिसाब से हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोगों को तो श्री राम भगवान और जानकी जी ने सब कुछ दिया है, हम लोग कुछ तो दे ही नहीं सकते उनको। अपना जो भाव है, जो प्रेम है, जो मिथिला का उन श्री राम के प्रति जो स्नेह है, वो उनको चरणों में हम लोग अर्पण करने आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ से पूर्व मिथिला की परंपरा के अनुसार रथ से मेवा और चांदी के बर्तन, तीर, धनुष, खड़ाऊ, फल फूल आदि खाद्य सामग्री सहित कई अन्य वस्तुएं हैं। जय श्री राम। हम लोग
मिथिलांचल सरलाही जिला अवस्थित मतलब रामनगर गांव पलका सिसौट से आए हैं कि जनकपुर अपने सीता बहन की नई घर गृह प्रवेश जो 22 तारीख का है, और वो गृह प्रवेश और नया मंदिर ही उद्घाटन नहीं, हम लोगों का एक इतिहास का नया शुरुआत है कि इसलिए उस दिन हम लोग का नेपाल में पूर्ण रूप से एक और नई दिवाली की मनाने की पूर्ण तैयारी है। माता जानकी जिनको हम लोग एक बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो मेरी बहन का घर 500 वर्ष के बाद पुनर्स्थापित होने जा रहा है, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों के लिए हर्षोल्लास का एक अवसर है। हम लोग आह्लादित हैं। जो हमारे सीता की नई प्रवेश होंगे नए बिल्डिंग में, नए मकान का, ये जो 500 साल के संघर्ष के बाद आज मोदी जी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हुए हैं, इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकती है। जत्थे में आए लोगों का कहना है कि बहुप्रतीक्षित ये समारोह राम राज्य की स्थापना तो कर ही रहा है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के उत्थान का भी प्रतीक है। गर्व का विषय तो है ही, भारत नेपाल के परंपरागत संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। नेपाल के जनकपुर से लोग यहाँ पर आए हैं माँ जानकी के मायके से। उनका कहना है कि वो जब माँ की ससुराल में आए हैं तो वहाँ पर जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी या अपनी बहन के ससुराल में जाता है और जिस तरह के उपहार लेकर जाता है, तमाम उपहार ये अपने साथ लाए हैं, उसको ये भार कहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इससे भारत और नेपाल के जो पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है वो भी और अधिक मजबूत हो रही है। कैमरामैन राधे किशन के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश भर में नजर आ रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लगातार अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं नेपाल के जनकपुर धाम से चली ये भार यात्रा भी अयोध्या पहुंच चुकी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये श्रद्धालु भगवान राम के ससुराल जनकपुर से कई सारे उपहार लेकर आए हैं। और उपहार लेकर आए इन श्रद्धालुओं से बात करी हमारे संवाददाता आशुतोष ने, आपको सुनाते हैं। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अवसर अद्भुत होगा क्योंकि माता जानकी के जनकपुरी से भी 500 की संख्या में लोग आए हैं और ये लोग माता जानकी और भगवान राम के लिए भार लेकर के आए हैं। भार यानी कि भेंट लेकर के आए हैं, भेंट यानी कि उपहार लेकर के आए हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा, लड़कियों के घर वाले भेंट स्वरूप देते हैं, उसे भार कहा जाता है। नेपाल से सुशील अग्रवाल जी यह भार लेकर के आए हैं। क्या मन में भावना है, इन्हीं से जानते हैं। सुशील जी, क्या सोच करके ये भार लेकर के, भेंट लेकर के भगवान के लिए आए हैं? हम लोग जनकपुर से आए हैं और राम जी का स्थापना, मंदिर का कल स्थापना हो रहा है, उनका पुनर्स्थापना हो रहा है, इसलिए हम लोग की तरफ से जो भेंट होता है वो हम लोग लेके आए हैं उनको चढ़ाने की। माँ जानकी का भार लेकर जनकपुर से आने वाली ये महिलाएं क्या कहती हैं? क्या नाम है आपका? मधु साहब। मधु जी, क्या सोच करके, क्या भाव है मन में ये लेकर के आई हैं? भाव तो बहुत है, उत्साह है कि हम लोग जानकी जी के यहाँ से राम जी के यहाँ हम लोग आए हैं भार लेकर। हम लोग इतना उत्साहित हैं, जो मेरी बेटी, मेरी जनकपुर की बेटी टेंट में रह रही थी, हम लोग एकदम खुशी से, जब उनका एक महल बन गया, उनका घरवास होगा, गृह प्रवेश होगा, तो उसमें कितना चूड़ा, दही, पान, मखान जो मिथिला का होता है, पाग, चुनरी, साड़ी, सूप, धनिया, कर्मी का साग, सोना चांदी का बर्तन, आभूषण, उनका बर्तन, वो सब, मतलब उनके जो तो हम लोग से हुआ नहीं, लेकिन जो शक भरा है हम लोग उनके लिए उत्साह पूर्वक प्रेम भाव लेकर, वो तो आम बात है, हम लोग पूरा तन मन धन उनको देने के लिए आ गए हैं। और मेरी बहन किसी तरह अपने घर में महल में जाके बैठे, हम लोग भाव विह्वल हैं। जनकपुर से आई ये महिलाएं
अयोध्या के हर वासी में राम को देखती हैं और यही कारण है कि जब व्यवस्था में भी लगे हुए लोग भगवान राम की तरह जनकपुर की महिलाएं देखती हैं तो क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ गाती हैं, सुनाते हैं। ई बुढ़बा के बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़बा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में छोट लगे, देखन में छोट लगे, खात बड़े थारी, बुआ हमरा बेत काहे गाड़ी। अयोध्या पूरी तरह से भक्त के रंग में सराबोर है। जनकपुर से आए लोग अगर विवाह में गारी गीत गाते हैं तो भगवान का बाल्य रूप देख करके लोग मुग्ध होकर के सोहर भी गाते हैं। संपूर्ण अयोध्या में भक्त के विभिन्न रस और रूप दिखाई देते हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़ अयोध्या। तो अयोध्या में इस वक्त राममय माहौल हो चुका है और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि 22 जनवरी का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। और अयोध्या से जुड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। NPS में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके NPS की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया, उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तो ये देखिए, राम मंदिर का जो पूरा परिसर है वो बनकर अब तैयार हो चुका है और नृपेंद्र मिश्रा खुद इसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले राम पथ पर बस स्टॉप का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं गुजरात की, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए।
तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आगाज हो चुका है और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के लिए प्रतिभागी भगवान राम की छवि वाली पतंगे लेकर भी आए, जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड में कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। मोदी की गारंटी की गाड़ी कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत पहुंची तो लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई। मौके पर विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। संकल्प यात्रा नहीं है, यहाँ हर पंचायत में लोगों का इतना ज्यादा उत्साह है और हमें लगता है कि विशेषकर महिलाओं का उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि जितना स्कीम सेंट्रल के द्वारा चल रहा है उसका फायदा लोगों ने ले रखा है और जो नहीं हो पाया उसको भी लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद लाभुकों के बीच लाखों रुपयों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया और कई लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला समेत अन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी पेश की। ये बहुत अच्छा से करेंगे सर और इसको अच्छा से चलाना है और इस कर्ज को अदा करना है हम लोग। उसमें बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत मैं भरा और 10 दिन के अंदर मेरा अकाउंट में पैसा आ गया। कमाने खाने लायक हो जाएगा, 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम हो जाएगा पर मंथ का। कोडरमा प्रखंड के झुमरी और कर्मा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को चिकित्सकीय सलाह के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र की तमाम योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का ये रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ की पूजा पाठ हिंदू रीति रिवाज के साथ की। रथ के पास बड़ी संख्या में लोग केंद्र की योजना का लाभ उठाने के लिए पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि मोदी की गारंटी के रथ का इंतजार वे पिछले कई दिनों से कर रहे थे। गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से काफी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश और विकसित भारत के संकल्प का वीडियो और चलचित्र का प्रसारण किया गया। केंद्र सरकार की योजना का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं के शिविर लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। दरअसल बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। वहीं संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी यानी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है। हालांकि जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है।
और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा ढाका का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। नवल सिंह, अगर देखा जाए तो आज मतदान हो रहा है, सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि जो विपक्षी दल हैं वो इस मतदान का पूरे रूप से विरोध करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। यस, जैसा कि जहाँ बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने शुरू से ही जैसे ही इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ तब से ही वो डिमांड कर रहे थे कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की गवर्नमेंट है, उसके नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो उनका डिमांड था कि आप रिजाइन कीजिए और नेशनल गवर्नमेंट और केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए और उसी के नेतृत्व में इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि जब तो उनका डिमांड जो फुलफिल नहीं हो रहा था तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके, लास्ट मौके पे आके इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसकी जो कुछ अलाइज है, उसके सहयोगी दल है, उन्होंने बॉयकॉट किया। हालांकि फिर भी 28 पार्टीज बांग्लादेश की इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। लास्ट पिछले इलेक्शन में भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बॉयकॉट किया था, वो पैटर्न उन्होंने जारी रखा इस बार। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केरल की सुचेता सतीश ने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे ज्यादा भाषाओं में गाना गाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस सप्ताह की शुरुआत में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर इस उपलब्धि की पुष्टि भी की। ये उल्लेखनीय उपलब्धि दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय वाणिज्य दूतावास सभागार में हुई। प्रतिभाशाली कलाकार ने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी और अपने संगीत कौशल और एक शक्तिशाली संदेश से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। उत्तर से दक्षिण तक
पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का तीसरा दिन आज। पुलिस के समक्ष चुनौतियां और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी रहेंगे सम्मेलन में उपस्थित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो किया साझा। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। विपक्षी दलों ने किया चुनाव का बहिष्कार। खेल की खबरों में मुंबई में आज खेले जाने वाले दूसरे महिला T20 मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी भिड़ंत। पहला मुकाबला जीत चुकी टीम इंडिया की सीरीज अपने नाम करने की होगी कोशिश। और दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर पार्टी मुख्यालय में बैठक की अध्यक्षता करने से पहले नड्डा जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उज्जैन के महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 218 करोड़ 76 लाख रुपए लागत की स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में MBBS की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। बीते 10 साल के दौरान MBBS सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो चुकी हैं।
वहीं भारतीय वायुसेना ने पहली बार कारगिल एयर स्ट्रिप पर सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है। वायुसेना ने यहां पर रात के समय कारगिल एयर स्ट्रिप पर C-130J सुपर हर्कुलस विमान को लैंड करवाया है। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी है और ये वीडियो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदलते मौसम की, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में ठंड की भीषण स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का भी सहारा ले रहे हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि 8 और 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ा है। और वहीं शीतलहर को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क किनारे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। कंबल बांटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अधिकारियों से ठंड में संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरित किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाए जाएं। लोगों को राहत मिल सके इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन भी बनी हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का आश्रय लेते हुए नजर आ रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के कारण श्रीनगर में शीतलहर जारी है। और शीतलहर के बाद अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। दरअसल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से चली भारी यात्रा अयोध्या पहुंच गई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से उपहार भेजे गए हैं। ये यात्रा जनकपुर से निकलकर अयोध्या कार सेवकपुरम पहुंची और भारत में आते ही भारी यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नेपाल के जनकपुर धाम यानी माता सीता की जन्मस्थली से राम की जन्मस्थली अयोध्या तक 1100 टोकरी लेकर 251 लोगों का जत्था अयोध्या पहुंचा तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश थीं।
हम लोग सीता मैया की तरफ से भार लेके आए हैं। भार में अन्न की सारी सामग्री और गृहस्थी की सारी सामग्री, कॉस्मेटिक वगैरह सब, और सोने चांदी का ज्वेलरी सब, तीर धनुष कमान राम जी के लिए, और सीता मैया का जो जो पहनाया जाता है, जो जो खाया जाता है, सब कुछ लेके आए हैं। हम लोग वहाँ से सब कुछ लेकर के आए हैं जानकी मैया के लिए। चांदी का ज्वेलरी सेट, बर्तन सेट चांदी का, सोने का ज्वेलरी, नथिया टीका, यहाँ तक कि चरण पादुका है चांदी का, और वगैरह वगैरह बहुत सारा जो बेटी के लिए घर में जितना सामग्री आवश्यकता होता है ना, वो सारा सामान लेकर के आए हम लोग जनकपुर से। और मेरे हिसाब से हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोगों को तो श्री राम भगवान और जानकी जी ने सब कुछ दिया है, हम लोग कुछ तो दे ही नहीं सकते उनको। अपना जो भाव है, जो प्रेम है, जो मिथिला का उन श्री राम के प्रति जो स्नेह है, वो उनको चरणों में हम लोग अर्पण करने आए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ से पूर्व मिथिला की परंपरा के अनुसार रथ से मेवा और चांदी के बर्तन, तीर धनुष, खड़ाऊ, फल फूल आदि खाद्य सामग्री सहित कई अन्य वस्तुएं हैं। जय श्री राम। हम लोग मिथिलांचल सरलाही जिला अवस्थित मतलब रामनगर गांव पलका सिसौट से आए हैं कि जनकपुर अपने सीता बहन की नई घर गृह प्रवेश जो 22 तारीख का है, और वो गृह प्रवेश और नया मंदिर ही उद्घाटन है, हम लोगों का एक इतिहास का नया शुरुआत है कि इसलिए उस दिन हम लोग का नेपाल में पूर्ण रूप से एक और नई दिवाली की मनाने की पूर्ण तैयारी है। माता जानकी जिनको हम लोग एक बहन के रूप में स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो मेरी बहन का घर 500 वर्ष के बाद पुनर्स्थापित होने जा रहा है, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों के लिए हर्षोल्लास का एक अवसर है। हम लोग आह्लादित हैं। जो हमारे सीता की नई प्रवेश होंगे नए बिल्डिंग में, नए मकान का, ये जो 500 साल के संघर्ष के बाद आज मोदी जी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हुए हैं, इससे बड़ी खुशी हम लोग के लिए कुछ नहीं हो सकती है। जत्थे में आए लोगों का कहना है कि बहुप्रतीक्षित ये समारोह राम राज्य की स्थापना तो कर ही रहा है, सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के उत्थान का भी प्रतीक है। गर्व का विषय तो है ही, भारत नेपाल के परंपरागत संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। नेपाल के जनकपुर से लोग यहाँ पर आए हैं माँ जानकी के मायके से। उनका कहना है कि वो जब माँ के ससुराल में आए हैं तो वहाँ पर जिस तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी या अपनी बहन के ससुराल में जाता है और जिस तरह के उपहार लेकर जाता है, तमाम उपहार ये अपने साथ लाए हैं, उसको ये भार कहते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इससे भारत और नेपाल के जो पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है वो भी और अधिक मजबूत हो रही है। कैमरामैन राधे किशन के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, अयोध्या धाम। तो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश भर में नजर आ रहा है। और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लगातार अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं नेपाल के जनकपुर धाम से चली ये भार यात्रा भी अयोध्या पहुंच चुकी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये श्रद्धालु भगवान राम के ससुराल जनकपुर से कई सारे उपहार लेकर आए हैं। और उपहार लेकर आए इन श्रद्धालुओं से बात करी हमारे संवाददाता आशुतोष ने, आपको सुनाते हैं। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये अवसर अद्भुत होगा क्योंकि माता जानकी के जनकपुरी से भी 500 की संख्या में लोग आए हैं और ये लोग माता जानकी और भगवान राम के लिए भार लेकर के आए हैं। भार यानी कि भेंट लेकर के आए हैं, भेंट यानी कि उपहार लेकर के आए हैं। सदियों पुरानी यह परंपरा, लड़कियों के घर वाले भेंट स्वरूप देते हैं, उसे भार कहा जाता है। नेपाल से सुशील अग्रवाल जी यह भार लेकर के आए हैं। क्या मन में भावना है, इन्हीं से जानते हैं। सुशील जी, क्या सोच करके ये भार लेकर के, भेंट लेकर के भगवान के लिए आए हैं? हम लोग जनकपुर से आए हैं और राम जी का स्थापना, मंदिर का स्थापना हो रहा है, उनका पुनर्स्थापना हो रहा है। इसलिए हम लोग की तरफ से जो भेंट होता है वो हम लोग लेके आए हैं उनको चढ़ाने।
मां जानकी का भार लेकर जनकपुर से आने वाली ये महिलाएं क्या कहती हैं? क्या नाम है आपका? मधु सा। मधु जी, क्या सोच करके, क्या भाव है मन में ये लेकर के आई हैं? भाव तो बहुत है, उत्साह है कि हम लोग जानकी जी के यहाँ से राम जी के यहाँ हम लोग आए हैं भार लेकर। हम लोग इतना उत्साहित हैं, जो मेरी बेटी, मेरी जनकपुर की बेटी टेंट में रह रही थी, हम लोग एकदम खुशी से, जो उनका एक महल बन गया, उनका घरवास होगा, गृह प्रवेश होगा, तो उसमें कितना चूड़ा, दही, पान, मखान जो मिथिला का होता है, पाग, चुनरी, साड़ी, सूप, धनिया, कर्मी का साग, सोना चांदी का बर्तन, आभूषण, उनका बर्तन, वो सब, मतलब उनके जो तो हम लोग से हुआ नहीं, लेकिन जो शक भरा है हम लोग उनके लिए उत्साह पूर्वक प्रेम भाव लेकर, वो तो आम बात है, हम लोग पूरा तन मन धन उनको देने के लिए आ गए हैं। और मेरी बहन किसी तरह अपने घर में महल में जाके बैठे, हम लोग भाव विह्वल हैं। जनकपुर से आई ये महिलाएं अयोध्या के हर वासी में राम को देखती हैं, और यही कारण है कि जब व्यवस्था में भी लगे हुए लोग भगवान राम की तरह जनकपुर की महिलाएं देखती हैं तो क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ गाती हैं, सुनाते हैं आप। ई बुढ़बा के बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, ई बुढ़बा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में छोट लगे, देखन में छोट लगे, खात बड़े थारी, बुआ हमरा बोत काहे गाड़ी। अयोध्या पूरी तरह से भक्त के रंग में सराबोर है। जनकपुर से आए लोग अगर विवाह में गारी गीत गाते हैं तो भगवान का बाल्य रूप देख करके लोग मुग्ध होकर के सोहर भी गाते हैं। संपूर्ण अयोध्या में भक्त के विभिन्न रस और रूप दिखाई देते हैं। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़ अयोध्या। तो अयोध्या में इस वक्त राममय माहौल हो चुका है, और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि 22 जनवरी का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तो ये देखिए, राम मंदिर का जो पूरा परिसर है वो बनकर अब तैयार हो चुका है, और नृपेंद्र मिश्रा खुद इसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देशवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। समारोह से पहले राम पथ पर बस स्टॉप का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं और बात करते हैं गुजरात की, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आगाज हो चुका है और उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के लिए प्रतिभागी भगवान राम की छवि वाली पतंगे लेकर भी आए, जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड में कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। मोदी की गारंटी की गाड़ी कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत पहुंची तो लोगों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुई। मौके पर विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है। संकल्प यात्रा नहीं है, यहाँ हर पंचायत में लोगों का इतना ज्यादा उत्साह है और हमें लगता है कि विशेषकर महिलाओं का उत्साह काफी ज्यादा है, क्योंकि जितना स्कीम सेंट्रल के द्वारा चल रहा है उसका फायदा लोगों ने ले रखा है और जो नहीं हो पाया उसको भी लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं।
इस दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद लाभुकों के बीच लाखों रुपयों की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया और कई लोगों को आयुष्मान भारत, उज्ज्वला समेत अन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी पेश की। ये बहुत अच्छा से करेंगे सर, और इसको अच्छा से चलाना है और इस कर्ज को अदा करना है हम लोग। उसमें बहुत अच्छा हुआ कि तुरंत मैं भरा और 10 दिन के अंदर मेरा अकाउंट में पैसा आ गया। कमाने खाने लायक हो जाएगा, 15 से 20 हज़ार रुपये इनकम हो जाएगा पर मंथ का। कोडरमा प्रखंड के झुमरी और कर्मा पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया और वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ा गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को चिकित्सकीय सलाह के साथ मुफ्त दवाइयां भी दी गई। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ देश के अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र की तमाम योजनाओं को लेकर पहुंच रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का ये रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का रथ छत्तीसगढ़ के रीवा पंचायत में पहुंचा, जहां गांव के लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ की पूजा पाठ हिंदू रीति रिवाज के साथ की। रथ के पास बड़ी संख्या में लोग केंद्र की योजना का लाभ उठाने के लिए पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि मोदी की गारंटी के रथ का इंतजार वे पिछले कई दिनों से कर रहे थे। गांव के लोग कह रहे हैं कि हमें केंद्र की योजना का लाभ मिल रहा है। गांव की महिलाएं भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से काफी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड किया हुआ संदेश और विकसित भारत के संकल्प का वीडियो और चलचित्र का प्रसारण किया गया। केंद्र सरकार की योजना का लाभ घर घर पहुंचाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं के शिविर लगाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। दरअसल बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 300 सांसदों और अगली सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपने मत का प्रयोग किया। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने चौथे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर ये अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग 2009 से सत्ता में है। वहीं संसद की मुख्य विपक्षी पार्टी जातीय पार्टी यानी जेपी ने इस चुनाव में 265 उम्मीदवारों को नामांकित किया है। हालांकि जातीय पार्टी के लगभग 26 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा ढाका का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी नवल सिंह परमार इस वक्त मौजूद हैं। उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं। नवल सिंह, अगर देखा जाए तो आज मतदान हो रहा है, सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन खास बात ये देखने को मिल रही है कि जो विपक्षी दल हैं वो इस मतदान का पूरे रूप से विरोध करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। यस, जैसा कि जहाँ बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसने शुरू से ही जैसे इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ तब से ही वो डिमांड कर रहे थे कि ये जो करंट गवर्नमेंट है, शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग की गवर्नमेंट है, उसके नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो उनका डिमांड था कि आप रिजाइन कीजिए और नेशनल गवर्नमेंट और केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए और उसी के नेतृत्व में इलेक्शन करवाया जाए। हालांकि जब तो उनका डिमांड जो फुलफिल नहीं हो रहा था तो उन्होंने लास्ट मोमेंट पे आके, लास्ट मौके पे आके इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया। तो जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसकी जो कुछ अलायंस है, उसके सहयोगी दल है, उन्होंने बॉयकॉट किया। हालांकि फिर भी 28 पार्टीज बांग्लादेश की इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। पिछले इलेक्शन में भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बॉयकॉट किया था, वो पैटर्न उन्होंने जारी रखा इस बार। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां केरल की सुचेता सतीश ने एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सबसे